जय हिंद। तो साइंस के बारे में हम बात करते हैं। साइंस में पहला चैप्टर जब शुरू किया था मैंने, तब मैंने बताया था कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 वाले चैप्टर में मैंने ये बताया था। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशंस के बारे में जाना था, यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में जाना था। दूसरा पार्ट जो था पार्ट 2, उसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। तो उस वाले पार्ट में 5 प्रकार के बारे में हमने बताया था। फिर कुछ चीजें छूट गई थी, जिन चीजों को तीसरे पार्ट में मेंशन किया गया, और तीसरा पार्ट है जो फाइनल पार्ट है इस चैप्टर के लिए, चैप्टर नंबर 1 के लिए। और ये चैप्टर आपके लिए एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और मार्क्स के ऑब्जेक्टिव से, पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और यूजफुल भी है। तो चैप्टर 1 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 3, वो फाइनल पार्ट है। जिस फाइनल पार्ट में आपको 2 चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। पहला ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मतलब उष्मा के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से, तो उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा इस चीज के बारे में जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर रूटीन लाइफ में ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन का किस तरह से असर होता है, इन 2 चीजों के बारे में जानेंगे। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द बटन एंड हिट द बेल आइकन बाय विच यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, पार्ट 1 केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण के बारे में। पार्ट 2 केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स टाइप्स, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उसके बारे में ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये जो है हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो बाकी के जो 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो के जो लिंक हैं, ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर से अच्छा मार्क्स मिले, तो आपको क्या करना होगा, इसके पहले के भी सारे वीडियोस देखने होंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो ये वाला पार्ट भी समझने में आपको मजा आएगा। कहने का मतलब कि इस पार्ट को समझने से पहले आपके पहले के 2 वीडियोस को देखने होंगे, तब जाके आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसमें 2 चीजें हैं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, मैं इस सेट चलाता हूं। पहला जो हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, मतलब कि ऊर्जा के आधार पर या उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। तो उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के 2 प्रकार हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर और बेस्ड ऑन एनर्जी। हाउ कैन वी डेराइव इट? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी कि उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरा है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया और उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ये 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं और इसका हम उदाहरण भी समझेंगे। दूसरी एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस पार्ट 3 के वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जो बुक्स में नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन इस चैप्टर से रिलेट करते हैं, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकर आपको बहुत मजा आएगा। सो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में भी पता चल सके, और लास्ट में आप इस बारे में खुद ही रियलाइज करेंगे कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या था। सबसे पहले हम जानेंगे उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया को होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ती हो या ऊर्जा की जरूरत पड़ती हो, या फिर उस अभिक्रिया में ऊर्जा का शोषण होता हो, उष्मा का शोषण होता हो, ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर दूसरा जो है उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के होने के बाद उसमें से ऊर्जा निकले, उसमें से
ऊर्जा निकले, उष्मा निकले, ऐसी अभिक्रियाओं को बोलते हैं उष्माक्षेपी। क्षेपी मतलब फेंकना, उष्मा मतलब गर्मी, हीट, एनर्जी, जो भी आप समझो, बाहर निकालना, उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और उष्मा शोषी में क्या होता है? शोषण करना, उष्मा का शोषण करना, तो वो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। दोनों के एग्जाम्पल को समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा, उससे भी मैं कोरिलेट करके बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण, यहाँ पर मैंने आपको दो उदाहरण दिखाया हुआ है। पहला उदाहरण है CH4। CH4 का मतलब होता है मीथेन, और मीथेन का मतलब होता है प्राकृतिक गैस। कुल मिला जुला के इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस का दहन का मतलब होता है कि प्राकृतिक गैस किस तरह से उसका दहन होता है। तो जब भी प्राकृतिक गैस का दहन होगा, यानी कि CH4 जिसको मीथेन यहां पर मैं बोल रहा हूं, इसका प्राकृतिक दहन होने की वजह से ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये और ये यानी कि मीथेन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और पानी के अणु रिलीज करेंगे, और इसके साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा का अवक्षेप करेंगे, ऊर्जा को फेंकेंगे, ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, एनर्जी को आउट करेंगे। तो ऊर्जा यहाँ पर इस अभिक्रिया में बाहर निकल रही है, इसीलिए हम बोलेंगे इसको उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को बोलते हैं प्राकृतिक गैस का दहन। दूसरा एक अभिक्रिया यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है C6H12O6। इसका मतलब होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बनता कैसे है? तो ग्लूकोज भी एक प्रकार से ऊर्जा का स्वरूप ही है, आप ऐसा समझ सकते हो। तो ग्लूकोज का जब अभिक्रिया कराया गया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के आपस में जब अभिक्रिया हुआ वातावरण के ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और उसके साथ में पानी के कुछ अणु निकले, और उसमें भी ऊर्जा की कुछ मात्रा में अवक्षेपण हुआ, यानी कि कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकली। तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा बाहर निकल रही है, उस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब किस तरह से उपयोग किया जाता है वो डिपेंड करता है कि वो अभिक्रिया क्या है, उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के हमें यहाँ पर यह समझना है कि ऊर्जा अवक्षेप हो रहा है, मतलब ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया। दूसरा मैं बात करता हूं उष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण की। यहाँ पर देखो मैंने एक अभिक्रिया लिया हुआ है, इसको बोलते हैं FeSO4, यानी कि आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट भी आप बोल सकते हो। तो फेरस सल्फेट को जब गर्म किया गया, गर्म किया जा रहा है, इसका मतलब क्या कि उसको गर्मी दी जा रही है, उष्मा दी जा रही है। तो गर्मी या उष्मा दी जा रही है, तो इसका क्या हो रहा है? विखंडन हो रहा है। एक हिसाब से इसको हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, और ये उष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। तो जब आयरन सल्फेट का विखंडन हो रहा है उष्मा की वजह से या ऊर्जा की वजह से, तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, यानी फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस स्वरूप में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस स्वरूप में बन रहा है। तो यहाँ पर ये हीट जो है इसका शोषण हो रहा है, तब ये अभिक्रिया बन पा रही है, अदरवाइज ये अभिक्रिया नहीं हो पाती। इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया हुई? उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। दूसरा एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब होता है चूने का पत्थर, और ये संगमरमर के पत्थर के टुकड़े का भी फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब मतलब अभिक्रिया होता है, जब हीट दिया जाता है, तो क्या होता है? वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है एक प्रकार का गैस जो रिलीज हो जाता है। तो ये किस वजह से हो पाया? जब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला गया तो उसमें से जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा का अवशोषण हुआ। तो अवशोषण होने की वजह से क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक अलग स्वरूप बन गया, जो बुझा हुआ चूना कहा गया, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो इस तरह से उष्माशोषी अभिक्रिया में आप ये दोनों अभिक्रियाओं को डालकर या लिखकर समझा सकते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक था यहाँ पर कि उष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं, वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। उपचयन का असर, उपचयन का असर हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है, क्या होता है, ऐसे दो टॉपिक को यहाँ पर लिया गया है। पहला टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग का मतलब होता है संक्षारक। दूसरा टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता। इन दोनों टॉपिक को एक एक करके हम समझते हैं।
सबसे पहले आप संक्षारण के बारे में समझो। संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब जंग लगना। तो क्या आप इससे ये समझते हैं कि जंग सिर्फ लोहे में लगता है? बिल्कुल नहीं। जंग लोहे में भी लगता है, जंग तांबे में भी लगता है, चांदी में भी। चांदी का भी संक्षारण होता है, तांबे का भी होता है। मैं आपको मैंने शुरू में बोला था कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को आप लोगों को मिलेंगे। पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताता हूं। आप लोगों ने सेब देखा होगा। डॉक्टर बोलता है कि सेब खाने से आपको आयरन मिलेगा, या फिर आपके बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो आपको सेब खाना चाहिए। तो सेब को काट कर अगर आप खुले हवा में रख दो तो खुले हवा में ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से सेब की जो कटी हुई परत है वो कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है, या फिर भूरे कलर की हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेब का भी संक्षारण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब एक चमकता हुआ चमकीले कलर का लोहे का टुकड़ा अगर नमी के संपर्क में आता है या हवा के संपर्क में आता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसका संक्षारण हो जाएगा, उसका जंग लग जाएगा। तो जंग लगने की वजह से होता क्या है? जंग लगना तो एक सामान्य अभिक्रिया हो गई, सामान्य प्रक्रिया हो गई कि अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो जंग लगता है। तो ऐसा होने से बहुत बड़ा नुकसान होता है कि कोई, जैसे मान लो कोई चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं बोलूं कि पानी में रहने वाला जो सीप है, सीप कंटिन्यूअस पानी के कांटेक्ट में रहता है, कंटिन्यूअस हवा के कांटेक्ट में रहता है, तो उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान होता होगा। तो उस नुकसान से बचाने के लिए या तो आप उस लोहे के टुकड़े का गैल्वेनाइजिंग कराओ। गैल्वेनाइजिंग कराने का मतलब क्या होता है? जिंक का परत चढ़ाना। लोहे के टुकड़े पर अगर जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है तो जंग लगने की संभावना कम हो जाती है, संक्षारण की संभावना कम हो जाती है, और जो ड्यूरेबिलिटी है, लोहे के टुकड़े की ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कार्य क्षमता, वो बढ़ जाती है। और ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाने की वजह से थोड़ा सा नुकसान कम होता है। लेकिन आप सोचो कि किसी लोहे के टुकड़े पे संक्षारण हो रहा है और उसको समय समय पर बदलना पड़ता है। ठीक है, अगर छोटे लेवल पर होता है तो ज्यादा खर्चा नहीं होता है, लेकिन यही चीज अगर बड़े लेवल पे हो रहा है तो बहुत खर्चा होता है। तो इस खर्चों को बचाने के लिए आपको क्या करना है? लोहे के चीजों के साथ या लोहे से बनी वस्तुओं के साथ कुछ ऐसा करना है या ऐसी प्रक्रिया करनी है। उदाहरण स्वरूप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, यानी दूसरे धातु की परत चढ़ा सकते हैं, गैल्वेनाइजिंग कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा सकते हैं, जिससे नुकसान कम हो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा बनी रहे, संक्षारण की संभावना कम हो। ये तो मैंने लोहे की बात बताई। लोहा का फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र आयरन। ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, यानी आयरन ऑक्साइड क्या होता है? संक्षारण का सूत्र होता है। और जब किसी लोहे पर संक्षारण होता है या जंग लग जाता है तो उसका कलर लालाश युक्त भूरा हो जाता है, यानी लाल लाल कलर का भूरे रंग का दिखाई देने लगता है और उसमें से चूर्ण छूटने लगते हैं और वो कमजोर हो जाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी घट जाती है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो क्या सिर्फ लोहे में ही ऐसा होता है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोहे के अलावा और भी ऐसे दूसरे धातु हैं जिनमें ऐसा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, तांबा। तांबा जब हवा के संपर्क में आता है या पानी के संपर्क में आता है तो वो हरे कलर का उसमें संक्षारण होता है, ग्रीन कलर का, जो आप देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो पूजा घर में रखे हुए तांबे का लोटा या किसी तांबे के बर्तन को देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा वो चीज। दूसरा, चांदी का जो चीज वस्तुएं होते हैं, चांदी के चीज वस्तुओं को ऊपर भी संक्षारण होता है। कुछ समय तक उसको खुले में छोड़ दो या हवा में, पानी के संपर्क में, तो देखो काला पड़ जाता है। यानी चांदी का संक्षारण हो तो काला कलर, तांबा का संक्षारण हो तो हरा कलर, लोहे का संक्षारण हो तो लालाश युक्त भूरा कलर। ये सब अलग अलग धातुओं का संक्षारण अलग अलग कलर के हिसाब से पता लगाया जा सकता है, लेकिन संक्षारण होता है। ये कुल मिला जुला के ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हवा जो है उसके कांटेक्ट में आ जाती है, और ऑक्सीडेशन का मतलब आप समझते हैं कि ऑक्सीजन का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का वृद्धि होना और हाइड्रोजन का घटना यानी हाइड्रोजन की कमी होना। तो संक्षारण की किसी भी प्रक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि उस धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और जब उस धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा यानी ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उपचयन होगा, यानी संक्षारण होगा, और संक्षारण होगा तो नुकसान होगा। उससे बचना है तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो उपाय मैंने बताए आपको। और वैसे ही चांदी के
पायल में या चांदी का कोई भी धातु का बना हुआ कोई चीज है, अगर उसके संक्षारण को हटाना है तो आप लोगों ने सुना होगा कि फिर से या तो चांदी की दूसरी परत चढ़ा दी जाए या फिर उसको चाय पत्ती से धोते हुए लोगों ने सुना है या देखा होगा। ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है, आप बचा सकते हो। तांबे के बर्तनों में अगर जंग लग जाता है, संक्षारण हो जाता है, तो पीतांबरी करके दुकान पे मिलता है, मार्केट में अवेलेबल रहता है, उसके माध्यम से आप उसको धो सकते हो, तो उससे संक्षारण हट जाता है। और संक्षारण हटाने के लिए लोहे का अगर हटाना है तो उसके लिए पेंट करो, ऑयलिंग करो, या फिर ना लगे उसके लिए पानी से या हवा से कांटेक्ट में कम आए ऐसी कोशिश करना है, गैल्वेनाइजिंग करना है, दूसरे धातु की परत चढ़ा देनी है, या फिर आपको क्या करना है, लोहे का सामान ही यूज नहीं करना है, दूसरे किसी ऐसे मेटल का यूज करो या स्टेनलेस स्टील का यूज करो जिसपे जंग ना लगे। सो फाइनली संक्षारण का मतलब मैंने आपको समझाया, जो ऑक्सीडेशन का एक प्रकार का असर है दैनिक जीवन में जो हमें देखने को मिलता है और उससे हमें बचना कैसे है। यहां पर संक्षारण वाली बातें कंप्लीट होती है। दूसरा हम लोग बात करेंगे विकृत गंधिता के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेंसिडिटी बोलते हैं। ये होता क्या है? विकृत गंधिता का सीधा सा मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज वस्तु जो तेल से बनी हुई हो, वसा से बनी हुई हो, कोई भी ऐसी चीज वस्तु जो तेल से बनी हुई हो, वसा से बनी हुई हो, तो अगर उस चीज वस्तु को आप खुले में छोड़ दो, हवा के संपर्क में रख दो, नमी के संपर्क में रख दो, तो कुछ देर के बाद या कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद उसमें से एक अजीब प्रकार की दुर्गंध आने लगती है। तो जो अजीब प्रकार की दुर्गंध आती है वो क्यों आती है? क्योंकि वातावरण का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन जिस तेल से या वसा से या चर्बी से वो चीज बना है उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो दुर्गंध आती है उस आते हुए दुर्गंध की वजह से ही हम इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, यानी कि विकृत गंधिता। होता क्या है कि ऐसा होने की वजह से चीजें सड़ जाती है, महकने लगती है, जिसको खाने लायक नहीं रह जाती है, तो उसको फेंकना पड़ता है। अगर इसको बचाना है, रेंसिडिटी होने से बचाना है या विकृत गंधिता होने से बचाना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कंटेनर का यूज करना चाहिए या ऐसे डिब्बों का यूज करना चाहिए जो एयर टाइट हो, यानी कि हवा चुस्त हो, जिसमें ऑक्सीजन ना जा सके। अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप लोगों ने मार्केट में देखे होंगे BMW 5 रुपए का जो आता है बालाजी मसाला वेफर, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? क्योंकि ज्यादातर इस तरह की चीजें जो होती हैं वो तेल की बनी हुई होती है या वसा चर्बी की बनी हुई होती है, ऑयली होती है। तो उसमें से क्या पैकेट में से ऑक्सीजन गैस को निकालकर उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है जो उस खाद्य पदार्थ को मेंटेन रखने में या थोड़े लंबे समय तक उसको बनाए रखने में मदद करती है और ऑक्सीडेशन होने से बचाती है, जिससे उसमें विकृत गंधिता उत्पन्न नहीं होती है। वेफर के पैकेट्स में आप देख सकते हो ऐसा होता है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल दूं, नाइट्रोजन का ज्यादातर यूज देखो जहां पर ठंडे चीजों की जरूरत होती है वहां पर किया जाता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, तो उसका जो लैंडिंग गियर का टायर है जब वो जमीन के साथ घिसता है तो बहुत ज्यादा घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है और गर्मी उत्पन्न होगी तो टायर को फटने की या जलने की संभावना रहती है। तो एरोप्लेन के जो टायर्स होते हैं लैंडिंग गियर के, उसमें भी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस का गुणधर्म है कि वो ठंडी है। दूसरा मैं नाइट्रोजन गैस की बात करूं, ज्यादातर इसका यूज आप लोगों ने अगर देखा होगा लैब में, तो वो बिल्कुल बर्फ के टुकड़े जैसा भी दिखाई देता है, तो लोगों को लगता है ये बर्फ है, एक्चुअल में बर्फ होता नहीं है। तो विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ की चीज वस्तु को अगर आपको बचाए रखना है तो आपको उसको कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाना होगा, जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो और आप उसको बचा सको। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर विकृत गंधिता और संक्षारण दोनों ऐसे उदाहरण है जिससे आप समझ सकते हो कि हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से इफेक्ट करता है ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। फाइनली यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट होता है और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इस पार्ट के वीडियो में बताए हैं। आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन से हैं और आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे लगे। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे आने वाले न्यू वीडियोस का, और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी करें। लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।